चैप्टर 2 यूनिट्स और मेजरमेंट्स। यूनिट्स और मेजरमेंट के सवाल जवाब देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब इसमें सवाल यह है कि आपका एक क्यूब है, क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं। क्यूब 3D टाइप समझ लीजिए, इस तरीके से क्यूब है आपका। अब इसमें इन्होंने कहा है कि 1 सेंटीमीटर का साइड है। अब इसको मीटर क्यूब में बताना है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर होता है, या इस तरीके से समझिए कि 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब वॉल्यूम क्यूब का क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर को क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह ये 1/100 मीटर यहां रख दीजिए, इसकी जगह भी 1/100 मीटर, इसकी जगह भी 1/100 मीटर। 3 बार आप ये लिख देंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। नीचे 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, तो 1 2 3 4 5 6। अब जब ये हम लिखना चाहे 10 की घात में, तो 10 की पावर 6 होगा। और आप जानते हैं कि जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, 10 की पावर -6 इस तरीके से। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम है क्यूब का, जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है, वो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब में होगा। ये इसका उत्तर हुआ। अगला है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 एंड हाइट दिस इज इक्वल टू दिस मिलीमीटर स्क्वायर। ये पहली चीज तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको इनका सरफेस एरिया वगैरह ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मिलीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर सिलेंडर की हाइट r दी हुई है और हाइट h दी हुई है, तो सरफेस एरिया होता है 2πr r प्लस h। 2πr r प्लस h। इसमें r रेडियस है, h हाइट है। हम आपको दिया हुआ है r रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है, तो इसको यहीं पे आप मिलीमीटर में बदल दीजिए। 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने में। और 1 सेंटीमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब कितना होगा? 2 इंटू 10 20 मिलीमीटर। इसी तरीके से हाइट के साथ भी यही कार्रवाई करेंगे। h हाइट है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह हम दोबारा 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 10 इंटू 10 हो गया 100 मिलीमीटर। इसका मतलब जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे 1 पॉइंट, ये जो 150 अब इसमें हमको कन्वर्शन ये करना है कि 2πr, पाई की जगह हम लेंगे 3.14 दिया हुआ है ना, और r आपने यहां पर 20 निकाला, और r प्लस h हाइट है ना, हाइट आपको 10 दी हुई है, तो आपने 100 mm निकाला। इसको अभी भूल जाइए, इसको ये अभी हमें काम में आएगा, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल इसको भूल जाइए, अभी फिलहाल हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं 2πr r प्लस h पे। इसको सॉल्व करेंगे और आपका वैल्यू आएगी, और ये जो चीज आएगी वही मैं दोबारा लिख देता हूं। इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा आपका 15072। अब 15072 तो ये आ गया। आप जानते हैं एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो इसको हम मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब हम दोबारा इसको रिविजिट करते हैं जो मैंने काटा था। इसको मैं करना चाहता हूं स्टैंडर्ड में लिखना चाहता हूं। तो जैसे हम 1 पॉइंट करेंगे, इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज है? 1 2 3 4, तो हमको 1.5072 लिखते हैं। तो क्योंकि डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज है, तो 4 हम पावर दे देंगे और फिर मिलीमीटर स्क्वायर तो लिख ही देंगे। ऐसा तरीका होता है इसको करने का। व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, आपको बस इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कन्वर्जन होता है 5/18, 18/5। इसका इस तरीके से होता है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये आता कैसे बता देता हूं। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर लिख सकते हैं। और 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होता है? 60 इंटू 60। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1000/60 इंटू 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 आता है, ये यहां से आया है।
तो अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखना चाहते हैं तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 18 इंटू 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा अभी आपने 5/18 किया, तो इसको 5/18 इसकी जगह आप 5/18 तब्दील कर दीजिए। 5/18, 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड। राइट, अब यहां जो व्हीकल है इसका आपने 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपने कितने इसको कवर, केवल इसको चेंज किया आपने सेकंड। अब आपको यहां निकालना है 1 सेकंड में कितना होगा। हम जानते हैं डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 5 आ चुका है मीटर पर सेकंड और टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 मीटर आएगा, यानी कि व्हीकल 5 मीटर कवर करेगा 1 सेकंड। अगले पे आते हैं, रिलेटिव डेंसिटी लेड की है 11.3। इसकी डेंसिटी आपको बताना है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में और किलोग्राम मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको दी हुई है। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की होती है डेंसिटी उस सब्सटेंस की डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी लेड की क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी सब्सटेंस की निकालनी है तो रिलेटिव डेंसिटी को आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। 11.3 आपको दिया हुआ है, एक आपका होता है वाटर का, तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब जरा इसको तब्दील करेंगे। 1 ग्राम होता है 1/1000 kg, या कहें 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब अभी हमने देखा मीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, पहले बता देता हूं। 100 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/100 मीटर। तो आप अगर इसको 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करते हैं तो 1/10⁶ आएगा। 10⁶ को हम ऊपर लेगा, ये हम अभी एक सवाल में देख चुके हैं। तो ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब करेंगे, ग्राम की जगह आप इसको क्या लिखेंगे, ये 1/10⁻3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻3, 10⁻3 यहां लिखिए। 10⁻6 आपने यहां निकाला सेंटीमीटर क्यूब की जगह। 1 ग्राम की जगह आप लिखिए 10⁻3, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिखिए 10⁻6, 10⁻3/10⁻6 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 10⁻3 और जब -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और 6 - 3 होता है 3, तो 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये अभी हमने निकाला, ये 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह ये रख दीजिए, तो 11.3 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में करना है आपको। तो सेकंड में कुछ तब्दीली करनी नहीं पड़ेगी, kg की जगह आप ग्राम करेंगे। आप जानते हैं ग्राम और kg में क्या रिलेशन होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। मीटर सेंटीमीटर का भी आपने देख लिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक एक करके देखते हैं इसको। तो 1 kg में आपका 10⁻3 ग्राम या 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर स्क्वायर में कितने, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, इसकी जगह भी 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर बन के सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। 100 इंटू 100 कितना होगा, 10000 यानी 10⁴ 10⁴ 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 kg, ये मीटर स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर है, 1 kg की जगह ये रख दीजिए, 1 मीटर स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए, सेकंड स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको रख दीजिए। अब ये पावर जो है वो जुड़ जाती है, 10⁻3 और 10⁻4 जुड़ जाएगी, 10⁻7 बन जाएगा। तो 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अगला जो है 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। तो इसके लिए लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 1 लाइट ईयर का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और 1 साल स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 साल में 35 दिन होते हैं। अगर इसको प्रिसाइज और करना चाहें तो 365.25 लिख सकते हैं, लेकिन 365 में भी कोई दिक्कत नहीं। 365 डेज होते हैं, हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे।
इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आएगा 9.46 इंटू 10⁻15। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिएगा 1 मीटर, पहले तो ये इसको अगर आप थोड़ा सा और करना चाहें, क्योंकि एक लाइट इसमें सवाल में ये पूछा गया है कि 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होगा, तो आपको इसको इसके नीचे रखना पड़ेगा 1/9.46 इंटू 10⁻15। तो ये डिवाइड करके 10⁻15 ऊपर आ जाएगा और 10⁻−15 हो जाएगा। और थोड़ा सा आप इसको और, क्योंकि एक डेसिमल के बाद हम वैल्यू लिखते हैं, मतलब एक नंबर यहाँ लिखते हैं डेसिमल के बाद, तो ये इतना आ जाएगा। अगला मैं बात कर रहा था, 1 मीटर होता है 10⁻³ किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने होते हैं, 1/3600 आवर, या कहें 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, 1 सेकंड कितना होगा, 1 सेकंड अगर आप इसको इन्वर्स करें तो 3600 आवर इन्वर्स। कहने का मतलब ये है कि सेकंड स्क्वायर करने के लिए आपको 3600 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 अगर करना है, मीटर की जगह आप किलोमीटर लिखिए 10⁻³ सेकंड की जगह आप 3600 का स्क्वायर लिखिए, क्योंकि ये सेकंड स्क्वायर है। 3600 का कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। अब है आपको ये पूरा वैल्यू है, इसके साथ न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, केजी पर केजी स्क्वायर है। तो न्यूटन, पहले तो न्यूटन का पता होना चाहिए आपको। अब मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो तो यहाँ आ जाएगा और वो स्क्वायर होगा, मतलब 100 का स्क्वायर होगा या 1/100 का स्क्वायर होगा। केजी जो है वो ग्राम में, आप जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो वो भी कन्वर्जन यहाँ पर करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, 1 न्यूटन जो है वो होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका मतलब यह है कि 1 मीटर की जगह अगर हम 100 सेंटीमीटर लिखें और ये 3 बार लिखें, तो ये 10⁻², 10⁻², 10⁻² जुड़ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस तरीके से लिखा गया है। अब ये तो नंबर यही रहेगा, राइट। न्यूटन की जगह आप 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दीजिए। अब 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेकंड स्क्वायर, राइट। अब इसको 1 मीटर स्क्वायर, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 सेकंड बाय सेकंड स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये m⁻1 है और ये m⁻2 है, तो m⁻, जुड़ के 3 हो जाएगी, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। सेकंड स्क्वायर यहां पर, क्योंकि केजी पर मीटर स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, आप यहां पर 1 सेकंड स्क्वायर लाइए, 1 केजी यहां पर आएगा। और इसको 6.6 इंटू 10⁻11 ही रखिए। केजी को चेंज कर दीजिए ग्राम में, जैसे मैंने अभी बताया, ये वाला केजी की जगह ये लिख देंगे और मीटर क्यूब की जगह ये लिख देंगे, और 1 सेकंड स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा। सेकंड स्क्वायर में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड स्क्वायर आपके पास विद्यमान है। और यहां इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.67 तो ऐसे रहेगा, 10 की घात जोड़ देते हैं, तो -11 प्लस -3 प्लस 6, तो ये होगा -8, 10⁻⁸। अब ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, सेकंड स्क्वायर और बाय जी ग्राम में। एक कैलोरी एक यूनिट है हीट की या एनर्जी की, और वो बराबर होती है 4.2 जूल की, जिसमें 1 जूल होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसमें एक सिस्टम एम्प्लॉय करते हैं यूनिट्स का, जिसमें यूनिट जो मास की होगी वो अल्फा केजी है, यूनिट जो लेंथ की होगी वो बीटा मीटर है, और यूनिट जो टाइम की है वो गामा सेकंड है। आपको बताना है कि जो कैलोरी है जिसका मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा स्क्वायर, इसको नए यूनिट में तब्दील करना है आपको। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ, उसको सीधे सीधे लिख लीजिए। 1 कैलोरी आपको दिया हुआ है 4.2, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 1 कैलोरी एक ऐसी हीट और एनर्जी की यूनिट है जो 4.2 जूल होती है, और जूल का मतलब ये है, तो 4.2 इंटू ये पूरा, इस जूल की जगह ही लिख देंगे, 1 जूल की जगह। तो 4.2 के बाद 1 केजी लगाएंगे, ये 1 केजी लगाएंगे, मीटर स्क्वायर लगाएंगे, सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर लगाएंगे। अब न्यू यूनिट जो मास की है केजी अल्फा हो गई, जो मीटर की है एक तो आपने ले लिया कि केजी की हो गई, अपने अल्फा दिया हुआ है,
लेंथ की मीटर स्क्वायर की आप बीटा लिखेंगे और सेकंड स्क्वायर की आपको गामा लिखेंगे। तो क्योंकि नया यूनिट 1 kg की 1/अल्फा है, क्योंकि ये बताया गया है, फिर से समझिए, नया यूनिट अल्फा kg, इसका मतलब ये है कि आपको बताया गया है कि 1 kg नए टर्म्स में 1 kg होगी 1/अल्फा, अल्फा की पावर -1। इसी तरीके से जो नया यूनिट होगी लेंथ की 1 मीटर, आपको बताया जा रहा है 1/बीटा है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा, बीटा और जो गामा दिया है, यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अल्फा kg, राइट? यानी कि अगर 1 को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 kg को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/अल्फा, यही तो है। तो इसलिए हमने इसको 1/अल्फा लिखा, 1 kg। इसी तरीके से 1/बीटा, 1 आपका गामा, है ना? तो बीटा 1/बीटा को हम बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो बीटा की पावर -1। और अगर हम 1 मीटर स्क्वायर करें, क्योंकि मीटर स्क्वायर दिया हुआ है सवाल में, आपको मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए दिस इज मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर करने के लिए हम उसकी पावर 2 कर देंगे। हम जानते हैं अगर इसकी हम पावर 2 करें तो 2 × -1 इज बीटा की पावर -2। इसी तरीके से सेकंड दिया हुआ है 1/गामा, गामा की पावर -1, क्योंकि सेकंड स्क्वायर दिया है तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, 2 × -1 इज -2, तो गामा की पावर -2 आ गया। अब क्योंकि ये सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन ये हमको चाहिए सेकंड की पावर -2, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 1 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू गामा की पावर -2। अब मुझे क्योंकि ये 1 सेकंड स्क्वायर नहीं चाहिए, 1 सेकंड का -2 चाहिए, तो मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा, राइट? और ये क्या है? गामा की पावर -2। इसका मतलब गामा, ये एस को मुझे यहां ले जाना पड़ेगा और इसको नीचे लाना पड़ेगा, यानी गामा की पावर -2 इक्वल टू एस की पावर -2। अब ये गामा की पावर -2 है तो ये ऊपर जाएगा तो गामा की +2 हो जाएगा, तो इसीलिए ये 1 एस की पावर -2 होगा गामा स्क्वायर। तो हुआ क्या? 4.2 पहले की जगह फर्स्ट जो चीज थी उसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा की पावर -1, दूसरी की जगह हम बीटा की पावर -2 और तीसरी जगह हम लिखेंगे गामा स्क्वायर, यानी कि 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2, इस तरीके से आएगा। यह स्टेटमेंट को आपको क्लियरली बताना है। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को आप बड़ा या छोटा बताएं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा अगर आप कोई कंपैरिजन का स्टैंडर्ड उसके साथ ना बताएं। कुछ भी बता सकते हैं आप, लेकिन कंपैरिजन स्टैंडर्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो मीनिंगलेस होगा। अब आपको इसी लाइन के व्यू में आपको ये स्टेटमेंट है, इसको रीफ्रेम करना है। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, अ जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, किसी स्टैंडर्ड डिफरेंस को अगर हम लें। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जो कोएफिशिएंट है फ्रिक्शन का वो डायमेंशनलेस होता है, जो कोएफिशिएंट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वो ज्यादा होता है कोएफिशिएंट रोलिंग फ्रिक्शन की, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो अगर इसी रेफरेंस में हम आगे जो हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको चेंज करें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, an atom is very small object in comparison to a soccer ball, a jet plane moves with a speed greater than that of a bicycle। तो आपने रेफरेंस दिया, एक रेफरेंस दिया इस तरीके से, mass of Jupiter is very large as compared to the mass of cricket ball, ये भी एक कंपैरिजन हो गया। जो एयर है इनसाइड द रूम, मतलब हवा जो इनसाइड द रूम है, कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द प्रेजेंट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स और टिफिन बॉक्स। इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अ प्रोटॉन इज मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, ये आप बोल सकते हैं प्रोटॉन का साइज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है। और स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ आपकी लाइट। स्पीड ऑफ साउंड करीबन 310 आती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जाती है। इसको ऐसे करेंगे, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। एक ऐसी यूनिट चूज की गई कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 1 हो गई, 1। कितना डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस सन और अर्थ, इसके टर्म्स में, नए यूनिट के टर्म्स में, यदि लाइट 8 मिनट लेती है 20 सेकंड और 20 सेकंड कवर करने में, 8 मिनट और 20 सेकंड कुल मिला के लेती है, हमको डिस्टेंस बताना है सन और अर्थ के बीच में। यदि
अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 1 हो गई। तो स्पीड जो भी डिस्टेंस होता है, हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, बस ये फॉर्मूला अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम, जितना इसने कवर लिया कवर करने के लिए डिस्टेंस। अब हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन्होंने कहा 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट लिख देंगे। टाइम इन्होंने दिया 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट होता है 8 इंटू 60 सेकंड, है ना, 6 8 48, 480, 480 में 20 जोड़ दीजिए, आ जाएगा ये 480 है, इसमें आप 20 जोड़िए तो आपका 500 आ जाएगा, तो 500 सेकंड हो गया। तो डिस्टेंस क्या आएगा, आपके पास टाइम है 500 यहां रखिए, आपके पास 1 यूनिट है, वो यहां स्पीड यहां रख दीजिए, 1 इंटू 500 यानी कि 500 यूनिट आ जाएगा। Which of the following is the most precise device for measuring length? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो लेंथ मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा प्रिसाइज है? एक वर्नियर कैलिपर जिसके 20 डिवीजन हो स्लाइडिंग स्केल में, एक स्क्रू गॉज हो जिसका पिच 1 मिलीमीटर है और उसमें 100 डिवीजन हो सर्कुलर स्केल में, या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर कर सकता है लेंथ विद इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ के अंदर मेजर कर सकता है। तो इन सब को जानने के लिए ये जानना होगा आपको कि हमने जो थ्योरी में डिस्कशन में पढ़ा कि भाई वर्नियर कैलिपर 10⁻⁴ तक कर सकता है मीटर तक लेवल तक, मतलब लीस्ट काउंट 10⁻⁵ तक स्क्रू गॉज कर सकता है, लेकिन यहां पर वेवलेंथ की बात होगी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं। जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, क्योंकि हमें बताया गया है कि 20 डिवीजन है तो 1/20 0.05, इसको हम 5 × 10⁻⁵ मीटर में अगर लिखें, क्योंकि ये मिलीमीटर होगा और 5 × 10⁻⁵ मीटर तक जा रहा है, यानी लीस्ट आपको दिख पा रहा है। ऐसे आप स्क्रू गॉज की बात करें तो स्क्रू गॉज लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितना है इसका, आपको यहाँ पर पिच भी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, क्यों ना इसको मिलीमीटर को हम चेंज कर ले और डिवाइडेड बाय आपका 100, तो मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, ये 1 × 10⁻⁵ आया। अब हम आते हैं आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। अब क्योंकि लीस्ट काउंट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो 6000 हम अगर एम्स्ट्रॉम ले, एवरेज वेवलेंथ विजिबल लाइट की 6000 एम्स्ट्रॉम होती है, 6 × 10⁻⁻⁷। अब देखिए ये -5 है, ये -5 है और ये आपका 10⁻⁷, 10 की घात -7 तक आपको ले जा रहा है। इसका सीधा मतलब है क्योंकि लीस्ट काउंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट है, कब सबसे कम है, यानी कि ये बहुत प्रिसाइज आपका मेजरमेंट कर सकता है इन तीनों के बनिस्बत, इन तीनों के कंपैरिजन में इन दोनों के बनिस्बत, इसीलिए ये सबसे बढ़िया है इन तीनों में। A student measures the thickness of human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. एक स्टूडेंट है, वो ह्यूमन हेयर, हमारे जो बाल है उसकी थिकनेस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और मैग्निफिकेशन उसका है 100। वो 20 ऑब्जर्वेशन लेते हैं और ये देखते हैं कि जो एवरेज विड्थ है हेयर की, जो फील्ड ऑफ व्यू है माइक्रोस्कोप का, उसमें 3.5 मिलीमीटर आता है। एस्टिमेट क्या है इस थिकनेस का जो आपके ये साहब बाल दिख रहे हैं? तो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का है 100, एवरेज विड्थ यहां पर जो आई है, जो फील्ड ऑफ व्यू आपका माइक्रोस्कोप का है 3.5 मिलीमीटर, तो एक्चुअल थिकनेस होती है आपकी ये 3.5, यानी कि एवरेज विड्थ डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन क्या है, बस ये जो आपकी आएगी ये एक्चुअल थिकनेस होगी 0.0035, क्योंकि आपने उसको 100 गुना मैग्नीफाई किया है, 3.5 आ रही है तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक्चुअल साइज तो मैग्नीफाई करके नहीं आता ना, एक्चुअल साइज तो आप देखने के लिए मैग्नीफाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल साइज क्या है उसका, क्योंकि 100 बार मैग्निफिकेशन हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि एक्चुअल आ पाए, जो कि 0.035 मिलीमीटर आएगा आपका। आंसर करना है, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, आपके पास एक धागा है और एक मीटर स्केल है, आप कैसे उस थ्रेड का डायमीटर एस्टिमेट करेंगे? पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करें आप, जो थ्रेड है उसको एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड में रैप कर दें। अगर ये इस तरीके से रॉड है तो थ्रेड इसके ऊपर रैप कर दें इस तरीके से कि जो कॉइल्स है, जो आपकी कॉइल बनेगी, इस तरीके से आप रैप करिए, यूं करके कॉइल बनाइए, वो बहुत करीब हो,
एक दूसरे के। अब आप क्या करिए कि लेंथ मेजर करिए उस थ्रेड की मीटर स्केल से। मैं फिर से बताता हूं, इस तरीके से लीजिए, धागे को यूं करके आसपास यूं रैप कर दीजिए। अब यहां से यहां तक इसकी मेजर कर लीजिए लेंथ मीटर स्केल से। तो डायमीटर क्या होगी इस थ्रेड की? डायमीटर होगी लेंथ जो निकलेगा और कितने टर्न्स है, और इसी से आपका आ जाएगा। A screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale? स्क्रू गॉज का पिच 1 मिलीमीटर है और इसमें 200 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है, इसलिए ज्यादा पता कर पाता है। क्या ये पॉसिबल है एक्यूरेसी इंक्रीज की जा सके स्क्रू गॉज की आर्बिट्रेरी किसी भी लेवल तक, अगर हम इसके नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल में बताए गए हैं इसको 200 से 300 कर दें, 200 से 2000 कर दें, क्या ऐसा हो सकता है? उत्तर है नहीं। हम एक्यूरेसी इसकी इंक्रीज नहीं कर सकते स्क्रू गॉज की अगर हम डिवीजन को बढ़ा दें सर्कुलर स्केल में। जैसे ही हम नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में बढ़ाएंगे तो इसमें जो किसी एक्सटेंट में इसकी एक्यूरेसी बढ़ सकती, बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक डिवीजन जितने आप बढ़ाएंगे उतनी उसकी वैल्यू लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। जिस पे आपको दिख रहा है या जिस पे जो हैंडलर है वो देख रहा है वहां तक ठीक है, जब इसकी डिवीजन आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको खुद ही क्लियर नहीं दिखेगा और एक्यूरेसी इसकी सफर करेगी। लेकिन कुछ एक्सटेंड में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, तो हम इसको नहीं इसका उत्तर देंगे। A mean diameter of thin brass rod is to be measured by वर्नियर कैलिपर। एक बहुत पतला ब्रास रॉड है, उसका मीन डायमीटर हमको मेजर करना है वर्नियर कैलिपर से। Why is a set of 100 measurement of the diameter expect or what this is expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 instrument only? हमको डायमीटर पता करना है वर्नियर कैलिपर से। सवाल यह है कि 100 मेजरमेंट आप कर रहे हैं और 5 मेजरमेंट कर रहे हैं, क्यों आपके 100 मेजरमेंट ज्यादा रिलायबल उत्तर देंगे बनिस्बत की 5? तो जो 100 मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो ज्यादा रिलायबल है 5 मेजरमेंट से, क्योंकि जो रैंडम एरर आने वाली है 5 बहुत कम है, हो सकता है कि 2 या 3 में ज्यादा एरर आ जाए और वो जो एरर आ जाए वो ज्यादा एक्यूरेसी इनमें इनकर कर देगी। लेकिन जब 100 मेजरमेंट हो जाएंगी तो जो रैंडम एरर्स हैं जब हम उसको कंबाइन करेंगे, एवरेज करेंगे, तो बहुत कम हो जाएगी इसके बनिस्बत। इसलिए जितने ज्यादा मेजरमेंट लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। एक फोटोग्राफ है घर का, ये कवर करती है, वो है 1.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 mm की स्लाइड है। इस स्लाइड को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया गया और जो एरिया है हाउस का वो बना 1.55 मीटर स्क्वायर। कितना लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ प्रोजेक्टर से स्क्रीन के अरेंजमेंट में? तो इसको इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले एरिया देखिए, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया जो इमेज की स्क्रीन पे बनी वो है 1.55 मीटर स्क्वायर। मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है। इस मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में तब्दील कर देंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10 की घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब मीटर स्क्वायर करना है तो इसका और स्क्वायर कर देंगे, 10 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4। यहाँ पर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर की जगह। तो 1.55 इंटू 10 की पावर 4। अब कोई भी एरियल मैग्निफिकेशन या कोई भी मैग्निफिकेशन होता है वो एरिया उस इमेज का और एरिया ऑब्जेक्ट का, यानी कि 1.55 ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, इतना मैग्निफिकेशन हुआ है। यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या, ये एरियल मैग्निफिकेशन है, MA, एरिया जो इमेज का है और एरिया जो ऑब्जेक्ट का है उसका डिवीजन। लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ दिस MA। ये कैसे निकल के आएगा? अंडर रूट 1.55 बाय 1.75 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आपका आएगा 94.11। अंडर रूट करना पड़ेगा आपको इसका। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। पहली चीज देखिए कि इस जगह पे क्योंकि नंबर आपका 7 है, केवल एक 7 ही दिख रहा है, बाकी डेसिमल के बाद अगर नंबर 1 से कम है और जितने भी जो जीरोस हैं राइट में डेसिमल पॉइंट के
लेकिन जो लेफ्ट में पहला नॉन जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब इस जगह पे ये जो दो आपको जीरोस दिख रहे हैं डेसिमल के बाद वो इनसिग्निफिकेंट है, जीरो तो है ही। तो आपके पास आप देखिए केवल 7, केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें। 2.64 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 की पावर तो इररिलेवेंट होती है, इसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। अब 2.64 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है, सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, इसलिए दिक्कत ही नहीं है। 2 6 4 यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। 0.2370, अब इसमें देखिएगा कि जीरो जो पहला होता है, कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल होता है उसमें ट्रेलिंग जीरोस जो इनके बाद जो जीरो आने वाले हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2 3 7 0 ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो 4 इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक क्वांटिटी 6.320, ये अभी अभी हमने देखा कि जो नंबर है जिसमें डेसिमल है उसमें जो ट्रेलिंग जीरो होंगे ये भी सिग्निफिकेंट में आएंगे। तो 6320 चारों के चारों जो डिजिट आपको इसमें दिख रहे हैं ये चारों के चारों इसमें सिग्निफिकेंट है। 6.032 में भी यही हिसाब किताब है, क्योंकि ये जीरो जो है वो आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। जितने भी जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 4 है इसमें देखिएगा। ये आपका अभी एक डिस्कशन हमारा जो हुआ, यदि नंबर ये 1 से कम है तो जो जीरोस है राइट के डेसिमल के बाद में, लेकिन जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट में पहला नॉन जीरो, ये नॉन जीरो तो होगा, बाद में डॉट के बाद ये जीरोस भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इन सबको हम भूल जाएंगे। तो कितने आपके आए, 6 के पहले जितने भी है इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो जीरो जो है यहाँ पर वो 6 और 3 के बीच में, तो ये इंक्लूड होगा। तो 1 2 3 4 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे आपको। जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, रेक्टेंगुलर शीट मेटल है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ आपको थिकनेस दी हुई है। आपको एरिया और वॉल्यूम बताना है, लेकिन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बताना है। इसमें जो मिनिमम है उस पर बहुत अपनी नजर रखिएगा, 2.01। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है आपकी। तो ये जो 4.234 मीटर है, ये 1.005 मीटर है, ये लेकिन सेंटीमीटर में है। तो पहले आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ठीक। 2.01 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.0201। अब हम जरा इनके सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेते हैं। पहले मैंने बताया था, इस पर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान इसको यहां पर देखिए, इस जगह पे, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इसमें अगर हम फौरी तौर पे देखें तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 है, यहाँ पर 1 2 3 हमारे पास है। एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया जो सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL ये मल्टीप्लीकेशन आप कर लेंगे, फाइनल आपका 8.72, ये आपका 8.72 मीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद L इंटू B इंटू H करेंगे तो आपका ये आएगा 4.24, 1.005, 0.021, क्योंकि इसको हमने तब्दील किया है क्योंकि सबको एक यूनिट में लाए हैं। अब इन नंबर में देखिए कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, राइट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है आपके, 8 5 5, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कितने, 1 2 3, ऐसे इसका आपको शीट को करेक्ट फिगर्स में बताना है, एरिया ऑफ शीट को। तो एक चीज और देखिएगा इसमें कि हमने जो 3 पता किए, राइट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में 2.01 आया था, तो हमारा जो उत्तर आना चाहिए उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो जो भी वैल्यू आपकी इसमें आए, जो भी आती है, क्योंकि ये तो थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे। 0 वैसे इनसिग्निफिकेंट होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपके 3 ही आ रहे हैं। लेकिन जब हमने इसको किया तो हमने देखा कि हमारे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए। तो 855, क्योंकि ये जो डॉट के पहले होता है, नंबर 1 से कम है, डॉट के पहले हम इंक्लूड नहीं करते हैं, डॉट के बाद इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर 1 से 0 है, जितने भी ट्रेलिंग 0 है उनको आप हटा देंगे, तो 855 आएगा। जो मास है बॉक्स का मेजर किया गया एक ग्रॉसर के बैलेंस पे, वो है 2.300 kg। 2 गोल्ड पीसेस जिसके मास ये और ये है, इनको आपने बॉक्स में ऐड किया। टोटल मास क्या हुआ बॉक्स का, और डिफरेंस क्या है मास इन पीसेस का करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर। तो मास जो ग्रॉसर के बॉक्स का ये दिया हुआ है 1 2 3 4, चारों इसमें सिग्निफिकेंट आपके होंगे।
मास जो पहले पीस का है वो है 20.15, इसको जरा ग्राम में दिया है क्योंकि ये केजी में है तो इसको हम केजी में तब्दील कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आपका 0.02015 आ गया। इसी तरीके से 20.17 है, इसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया अगले वाले का 20.17 डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.02017 आ गया। टोटल कर देंगे 2.300 को ऐड कर देंगे इससे और इससे, जब इसको ऐड करेंगे तो 2.34032। अब जो फाइनल रिजल्ट आया है इसने डेसिमल वैल्यू तो रिटेन की, जितने प्लेसेस जो आपके लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में है, तो टोटल मास क्या होगा इसका 2.3। कितना होगा 2.3। डिफरेंस मास का क्या है, अगर आप इन दोनों को ग्राम में लें तो दोनों को माइनस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए 0.02 ग्राम। अब सब्ट्रैक्शन में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें उतने डेसिमल आपके प्लेसेस आने चाहिए जो आपके लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में, इसीलिए इसको हमने 0.02 लिखा है। A physical quantity P is related to 4 observables A, B, C, D। तो ये A है, ये B है, ये C है, D। अब ध्यान से देखिएगा कि इनके क्या क्या पावर है, क्योंकि जब चीज बनेगी तो इनके पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जो परसेंटेज एरर है मेजरमेंट में A, B, C, D के, वो 1% है, 3% है, 4% है, 2% है। अगर अपनी आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें ये ऐसा सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दी क्वांटिटी P। इसका आपको तो परसेंटेज एरर निकालना है। दूसरा सवाल जो पूछा गया है, यदि आप कैलकुलेट करते हैं और 3.763 आता है तो आप इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, क्या आप इसमें लॉजिक लगाएंगे। P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी और डी। तो A की पावर क्या है 3, A क्यूब है, A की पावर 3 है। B की पावर क्या है 2, इसकी पावर 2 है। C की पावर क्या है, अंडर रूट मतलब होता है हाफ ना, मतलब कोई भी अंडर रूट x का मतलब ये होता है कि x की पावर हाफ। तो ये कितना हुआ, अंडर रूट C मतलब C की पावर हाफ। उसके बाद D तो खैर 1 है, D की पावर 1 है। तो जब हम डेल्टा P बाय P निकालेंगे तो कैसे आता है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। पावर सामने आ जाती है, जैसे ये 3 आएगी और डेल्टा A बाय A, ऐसी यहां पर पावर 2 ये सामने आ जाएगी 2 और ये डेल्टा B बाय B। इसी तरीके से C की पावर क्या होगी, हाफ है तो हाफ, माइनस नहीं होता इसमें, डेल्टा C बाय C, और ये होगा आपका D डेल्टा D बाय D। अब इसका आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो डेल्टा B P बाय P इंटू 100 इसका परसेंटेज के हिसाब से निकलेगा। तो अल्टीमेटली आप करने क्या वाले हैं, इन सब में 100 का मल्टीप्लीकेशन करने वाले, यही करने वाले हैं आप, है ना, राइट। तो 3 डेल्टा A बाय A क्या है, डेल्टा A बाय A ये दिया हुआ है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 1%। तो डेल्टा A बाय A की जगह 1 रखेंगे, डेल्टा B बाय B की जगह आप 3 रखेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है, अगले आप में जब 4 रखेंगे और उसके अगले में आप 2 रखेंगे, 2। बाकी मल्टीप्लीकेशन तो बता ही दिया मैंने, 3 2 हाफ और 1 से होगा, इनको जोड़ेंगे आएगा आपका 13%। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया 13%। तो इसको अगर आप वैल्यू P देखें 13% और वैल्यू ऑफ P ये तो आपने निकाल लिया। अगर P निकल के आता है मान लीजिए 3.763, तो अब इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ इस तरीके से करेंगे, ये आपके पास इसकी जो डिजिट है, जैसे 3.7 मुझे लेना है ना, ये मुझे लेना है। अब ये जो 7 है राउंड ऑफ मुझे करना है और मुझे इस 6 को देखना है, मतलब इस 6 के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये 7 क्या होगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो ये 7 की जगह आप इसको 8 कर देंगे, एक बड़ा, तो ये आएगा 3.8, जो पहला डेसिमल प्लेस है उसके हिसाब से ये बनेगा। A book with many printing errors contain 4 different formula for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। तो आपके पास एक बुक है, उसमें कुछ प्रिंटिंग एरर है, अलग अलग 4 फॉर्मूले हैं जिसमें y के बारे में बताया जा रहा है, कोई एक पीरियोडिक मोशन हो रहा है, तो ये y इस तरीके से आ रहा है, जिसमें a जो आप देख पा रहे हैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल, v जो है ये स्पीड पार्टिकल की है, t ये टाइम पीरियड है मोशन का। आपको रॉन्ग फॉर्मूला इसमें से हटा देना, तो एक एक करके देखेंगे।
y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी। अब जो डायमेंशन है y का वो कितना है, ये क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब y किस में आएगा, लेंथ में। लेंथ केवल 1 रहेगी, मास इसमें नहीं रखेंगे, मास की पावर 0 करेंगे और t की पावर 0 करेंगे, है ना। तो m l की पावर 1 t की पावर 0। अब a का क्या होगा, a का डायमेंशन आप जानते हैं कि साइन और एक्सपोनेंशियल इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो साइन 2 पाई बाई 2 का डायमेंशन क्या है आपका, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। इसकी ये तो हट ही गया, साइन वाला हमने हटा दिया। a क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये भी लेंथ में ही आएगा, तो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0, तो ये करेक्ट होगी। यानी कि बाएं हाथ का जो डायमेंशन है वो दाएं हाथ के डायमेंशन से मैच कर रहा है। अगले पे आते हैं, ये पहला वाला करेक्ट हो गया ना आपका। दूसरे पे हम आते हैं, y इक्वल टू ए साइन वी टी। अब y इक्वल टू ए साइन वी टी, ए साइन वी टी। अब देखिएगा कि इसमें vt का डायमेंशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह हमने क्यों हटाया इसको, ये टाइम था और ये टाइम था, टाइम कट गया, ये साइन कांस्टेंट का आ गया। कांस्टेंट की क्या डायमेंशन होती है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसलिए हमने y इक्वल टू ए किया। लेकिन अब यहां पर नहीं कर पाएंगे। यहां पर क्या है, y तो डायमेंशन है आपकी लेंथ की, तो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0 या l केवल l की आएगी, लेंथ की आएगी। ऐसी a की डायमेंशन भी m की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर 0, ये बिल्कुल सेम, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो आ जाएगा। अब vt की बात करते हैं, v क्या है आपकी वेलोसिटी है, तो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 1, बेसिकली ये हम l बाय t करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी, तो v हो गया। इसी तरीके से टाइम की बात करें तो केवल t की पावर 1 लिखेंगे। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए आप, तो m तो खैर 0 0 ही है, l की पावर 1 और l की पावर 0 यानी कि 1 ही आएगा, और t की पावर -1 t की पावर 1, तो t की पावर -1 -1 0 होता है, तो t की पावर 0। तो ये एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। तो जो आर्गुमेंट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो चीज आ रही है, जैसे मैंने बताया था अभी अभी हमारे पास 2 पाई टी बाई टी चीज आई थी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तभी हमने कहा डायमेंशन लेस होना चाहिए। इस केस में वीटी आपको एक डायमेंशन दे रहा है बाकायदा, इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अभी ये वाला लेते हैं, y इक्वल टू ए बाई टी साइन टी बाई। वाई की डायमेंशन तो आप जानते हैं, अभी भी हमने 2 बार देख चुके हैं, तो इसका लेंथ की डायमेंशन होगी। ए बाई टी की डायमेंशन क्या होगी, ए आप लेंथ लिखिए, टाइम नीचे टी आएगा तो टी की पावर -1 ऊपर ले जाइए, तो टी की पावर -1 आ गया। मैं फिर से बताता हूँ, ए बाई टी का मतलब यह है, ए आपका लेंथ है और टी टाइम है, तो ये एल की पावर 1 टी की पावर 1, टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर एन की पावर 0 तो करना पड़ेगा। तो ये इसकी आ गई ए बाई टी की। अब टी बाई ए की क्या है, इसको उलट दीजिए, ये जो आया है इसको उलट दीजिए, यानी एल की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर 1 हो जाएगा, ये टी बाई ए की। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आर्गुमेंट है, जो इसमें भी हमने देखा, जो आर्गुमेंट है इसका, ये जो चीज है ये डायमेंशन लेस होनी चाहिए, यहाँ पर तो है नहीं। इसी यही निष्कर्ष जो हमने यहाँ निकाला था वही हम यहाँ भी लगाएंगे कि ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसीलिए ये जो फॉर्मूला ही है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। एक और है इसमें, y इक्वल टू ए रूट 2 साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई टी। अब इसमें एक बढ़िया बात है, ये टी से, क्योंकि टी बाई टी आएगा, ये भी टी डायमेंशन के हिसाब से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब साइन के अंदर जो चीज आ रही है वो डायमेंशन लेस है, बिल्कुल ठीक। अब y इक्वल टू ए रूट 2 बचा अपना, y लेंथ है, तो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 1, a है यहाँ पर। अब a के साथ रूट 2 हो या कोई भी कांस्टेंट हो उसको तो हम लेते नहीं, केवल a लेंगे, तो m की पावर 0, ये भी डिस्टेंस है, मतलब लेंथ की पावर केवल 1 आएगी, बाकी तो 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, क्योंकि आप t बाई टी तो खैर डायमेंशन लेस हो ही रहा है, इसके अंदर की चीज डायमेंशन लेस हो ही रही है, तो आर्गुमेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है कि भाई ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो डायमेंशन y और a का ये सेम है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। एक फेमस रिलेशन है फिजिक्स में, जो मूविंग मास, जो मास मूव कर रहा है, और एक रेस्टिंग मास है m0, उसको किस टर्म्स में दिखाता है, देखिएगा ये m है, ये m0 है, तो वो इस रिलेशनशिप ऐसा है, m इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर और उसका रूट यानी हाफ पावर। ये कहां से आया, ये अल्बर्ट आइंस्टीन साहब की जो स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में उन्होंने बात की थी, तो वहां से निकल के आया है। अब एक
बॉय रिकॉल करता है इस रिलेशन को, कर तो देता है लेकिन ये क्या करता है कि कुछ समझ नहीं पाता है कि मुझे कांस्टेंट कहाँ डालना है, तो वो ये फॉर्मूला लिख देता है। आपको इनकी मदद करनी है, तो कैसे मदद करेंगे? डायमेंशन m का क्या है? मास। तो मास के ऊपर केवल 1 रखेंगे, l के ऊपर 0, t के ऊपर 0। यहां तक तो ठीक हो गया। ये भी मास है, चाहे मूविंग हो चाहे स्टॉप मास हो, मास तो मास रहेगा, m0 हो जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। अब यहां आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? l बाई टी, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो l की पावर 1 और t की पावर t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1, n तो 0 है, तो m0 l की पावर 1 t की पावर -1। क्योंकि आप v स्क्वायर दिया है तो जरा इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू -1 -2, v स्क्वायर का ये आ गया। अब डायमेंशन c की क्या होगी? आपको दोनों चीजें सेम चाहिए, तो डायमेंशन c की क्या होगी आपकी? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा यदि डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के बराबर होगी, और ये तभी होगा जो फैक्टर है ये वाला, ये डायमेंशन लॉस हो, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर ये डायमेंशन लॉस हो। ये तभी पॉसिबल है यदि वी स्क्वायर डिवाइड हो सी स्क्वायर से, तो करेक्ट रिलेशन हो जाएगा। अब फिर से समझिए आप, मैं फिर से ये बताना चाह रहा हूं कि जो बायां हाथ है और दायां हाथ है ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब मैं जरा इसको जरा लिखता हूं इस हिसाब से। ये m0 क्या है? हम यहां पर लिखेंगे, ये है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। और यहां पर क्या है? 1 माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट है ये। तो वी स्क्वायर की पावर है, वी स्क्वायर का जो हमने निकाला वो है m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर -2। तो अब यहां पर c ये स्पीड ऑफ लाइट है, और क्योंकि स्पीड कैसे होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट कैसे होती है? l बाई टी ही होता है, तो ये m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। तो स्पीड ऑफ लाइट हम कहां रखेंगे ताकि हम इनको बराबर कर सके? ये मास है, ये भी मास है, इसका मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर, ये जो चीज है डायमेंशन लेस होनी चाहिए पूरी की पूरी, तभी ये मास और मास बराबर। ये इसको भी लिख देता हूं, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। ये मास है, ये मास है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो नीचे वाली है ये डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो 1 माइनस वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर कहीं ना कहीं कटना चाहिए, इसका मतलब, और v और c दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर c स्क्वायर आना चाहिए ताकि ये दोनों डायमेंशन कट जाए आपकी, और ये m और m बराबर हो जाए। इसका मतलब जो c रखना है उस बंदे को, वो इसके नीचे रखेगा c स्क्वायर, ताकि डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाए। इसलिए c स्क्वायर यहाँ रखना पड़ेगा ताकि इन दोनों के डायमेंशन कट जाए और इन दोनों के डायमेंशन बराबर हो जाए। The unit of length convenient on the atomic scale is known as Armstrong. एटॉमिक स्केल में जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो एमस्ट्रॉन्ग, और एक एमस्ट्रॉन्ग होता है 10 की घात -10, 10 की पावर -10 मीटर होता है। जो साइज है हाइड्रोजन एटम का वो 0.5 एमस्ट्रॉन्ग। इसका टोटल एटॉमिक वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताना है, एक हाइड्रोजन एटम का एक मोल का। व्हाट इज दी टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब? टोटल एटॉमिक वॉल्यूम आपको बताना है मीटर क्यूब में अगर हाइड्रोजन एटम का एक मोल लिया जाए। तो रेडियस हाइड्रोजन एटम का आपको 0.5 एमस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। एमस्ट्रॉन्ग को खुद बता रखा है इन्होंने कि 10 की पावर -10। तो इस एमस्ट्रॉन्ग की जगह हम लिख देंगे 10 की पावर -10, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर -10। अब हम आते हैं, क्योंकि ये एटम है, वॉल्यूम हाइड्रोजन एटम का क्या होगा? सर्कल माने इसको, तो 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का ये फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपके पास आर है, पाई आप 22/7 ले लीजिए, इसका क्यूब कर लीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.524 इंटू 10 की पावर -30। अब एक मोल हाइड्रोजन एटम में कितना होता है, कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये हम पहले सीख चुके हैं, पहले क्लासेस में सीख चुके हैं, पहले डिस्कशंस में सीख चुके हैं, तो मैं इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं। एक मोल हाइड्रोजन में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको इस तरीके से याद रखिए, यहां पर भी 23 आता है, यहां पर भी 23 आता है। तो वॉल्यूम क्या होगा एक मोल हाइड्रोजन एटम का? ये एक वॉल्यूम एक हाइड्रोजन एटम का हो गया, इतने सारे आपके हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6, तो आपका पावर आप जोड़ दीजिए, 23 - 30 होता है 10 की पावर -7। 6.023 इंटू 0.524 करेंगे 3.16 आएगा। ये इसका उत्तर रहेगा। एक मोल जो आइडियल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। ये मोलार वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको बताना है रेशियो मोलार वॉल्यूम, और साथ में रेशियो किसका होगा? एक तो मोलार वॉल्यूम होगा
और दूसरा एटॉमिक वॉल्यूम, जो मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन का। आपको जो साइज है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो लेना है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और आप देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। तो आपको ये भी बताना है कि रेशियो इतना बड़ा क्यों। अभी अभी हमने जो सवाल देखा उसी से वही उसका कंटिन्यूएशन मान सकते हैं आप। रेडियस हाइड्रोजन एटम का है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब 0.5 एंगस्ट्रॉम की जगह 10 की पावर -10 ले लीजिए, यहां तक ठीक है। अब 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आपका हो गया। ये वैल्यू हम लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूं। 1 मोल हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू आ गई 1 मोल हाइड्रोजन की। तो ये आपका मोलार वॉल्यूम आ गया, ये 3.16 इंटू 10⁻⁻7। अब जो मोलार वॉल्यूम है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वो इन्होंने दिया हुआ है 22.4 लीटर। अब 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 लीटर में 10 की पावर -3, राइट। अब देखिए इसको लीटर को 1 मीटर क्यूब में हमने चेंज किया, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किया, तो 1 लीटर हो रहा है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर। या आप कहिए कि 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 22.4 इक्वल टू, लीटर को आप मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 22.4 इंटू 10⁻⁻3। तो जो मोलार वॉल्यूम है जो 7.08 इंटू 10 की पावर 4, ये अगर इसको हम कंपेयर करें तो मोलार वॉल्यूम इतने, अगर हम इसको डिवाइड भी करें, आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, यू जस्ट हैव टू डिवाइड। तो आप क्या करेंगे कि जैसे सवाल में दिया हुआ है कि 22.4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय आपका 3.16 इंटू 10 की पावर -7, ये 7 ऊपर जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, बाकी इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7.0। तो ये 7.08 इंटू 10 की घात 4 10 की पावर 4 टाइम ज्यादा है एटॉमिक वॉल्यूम से। अब ये क्यों है, और ये इसके कारण क्या होता है, जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है हाइड्रोजन गैस में वो बहुत ज्यादा होता है साइज जो हाइड्रोजन एटम का है। एक्सप्रेस दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली, एक ऑब्जर्वेशन है, इसको बहुत क्लियरली आपको बताना है। अगर आप अपने विंडो से देखते हैं, इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो, एक बहुत फास्ट ट्रेन है और आप विंडो से बाहर देखते हैं, तो जो आपको ट्रीज दिखते हैं, मतलब पेड़ दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, वो तो बड़े तेज आपको मूव करते दिखाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फटाफट मूव करते दिखाएंगे ट्रेन की मोशन में। लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हिल टॉप्स, आपको पहाड़ कोई दिख रहा होगा, मून है या स्टार है, वो ऐसे लगेगा ये तो स्टेशनरी है, ये तो मूव नहीं कर रहे हैं, राइट। अब आपको ये पता है कि आप मूव कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है ये आपके साथ मूव कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। तो इसका उत्तर मैं बताता हूं आपको कि जो लाइन ऑफ साइट है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट और आपकी आंखों को ज्वाइन करती है। यानी आपके, अगर आपकी आंखें हैं और ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइन ऑफ साइट इसको इस तरीके से कहते हैं। ये लाइन ऑफ साइट है जो एक इमेजिनरी लाइन समझ लीजिए जो ऑब्जेक्ट और आपकी आंखों को मिला रही है, या ये कहें कि यहां से रेज आ रही है आपकी आंखों में जा रही है, इस तरीके से समझ लीजिए। जब हम पास के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे पेड़ है, हाउस है, आप ट्रेन के अंदर है, तो बड़ी तेज भागते हुए दिखाई देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आपकी लाइन ऑफ साइट बहुत तेज चेंज हो रही है, क्योंकि बहुत पास में है, बहुत पास में है, बहुत करीब है आपसे। लेकिन अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे ट्री स्टार की बात हो रही है, बहुत दूर है, मतलब हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर है। और अगर हम स्टार्स की बात करें तो उसको तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं। तो ये स्टेशनरी है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपका लाइन ऑफ साइट बहुत तेज चेंज नहीं होता, इसके कारण वो बहुत समय तक आपको स्टेशनरी दिखाई देती है। जो पैरेलैक्स का प्रिंसिपल है जो हमने डिस्कशन किया, उसमें हम बहुत जो दूरी पे स्टार्स हैं उनके डिस्टेंसेस नापते हैं या डिटरमाइन करते हैं। जो बेस लाइन ए बी हमने बेस लाइन मानी, वो एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है अर्थ के दो लोकेशन को, जो 6 महीने अपार्ट है, उसकी ऑर्बिट जो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, तो हमने एक ए बी लाइन बनाई। इसका मतलब ये है कि जो बेस लाइन है वो डायमीटर के अबाउट है अर्थ के, और करीबन
3 इंटू 10⁻11 मीटर है। जो नियरेस्ट स्टार है वो भी इतना दूर है, मतलब ये कितना बड़ा दूर है, ये कितना डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो नियरेस्ट स्टार है वो भी इससे कई गुना दूर है। तो ये पैरेलैक्स तभी दिखाएगा जब कम से कम मतलब एक सेकंड आपको एक एंगल मिले। तो एक पार्सेक एक कन्वीनियंट लेंथ है, यूनिट है लेंथ की एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में। यदि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, उसका पैरेलैक्स मान लीजिए एक सेकंड आता है, अपोजिट एंड जो बेस लाइन आपको मिल रहा है, जो डिस्टेंस मैंने बताया फ्रॉम सन टू अर्थ, हाउ मच इज अ पार्सेक इन टर्म्स ऑफ मीटर। पार्सेक क्या होगा मीटर के टर्म में आपको बताना है। अब ये डायमेट्रिकली अपोजिट आपने कहा, ये स्टार है, इस तरीके से हम डिस्टेंस मान रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि 1 सेकंड है, ये आपको पता है 3 इंटू 10⁻11 है। तो डायमीटर जो अर्थ ऑर्बिट का है वो इतना है, रेडियस अर्थ ऑर्बिट का इतना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हमने कहा कि जो डिस्टेंस है पैरेलल एंगल का 1 आपका सेकंड है, और इसको आप आराम से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। हमने पहले भी क्वेश्चंस में देखा कि 1 सेकंड को हम कैसे रेडियन में चेंज करते हैं। तो 4.87 इंटू 10⁻6। अब आप ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ये हम मानते हैं डी, डिस्टेंस हम मानते हैं डी। तो ये अगर हम थीटा माने, थीटा, और इसको हम रेडियस या जो डायमीटर है उसको माने डी, रेडियस लेते चलिए। तो आप ये कैसे लेंगे, आप जानते हैं थीटा जो होता है वो r/d L इक्वल टू आर थीटा होता है बेसिकली, ये L इक्वल टू आर थीटा। ये तो थीटा होगा आपका r/d, इसी को हमने थोड़ा सा इनके टर्म्स में लिख दिया। तो d निकालना, डिस्टेंस निकालना तो कितना होगा r/थीटा। r आपका दिया हुआ 1.5 इंटू 10⁻11, रेडियस जो अर्थ ऑर्बिट का है, और आप कह रहे हैं कि ये r है, ये थीटा, अभी हमने निकाला, डिवाइड किया इनको, ये वाली वैल्यू आई 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। तो एक पार से कितना हुआ 3.09 इंटू 10⁻16। जो नियरेस्ट स्टार है अपने सोलर सिस्टम से वो 4.29 लाइट ईयर्स है। लाइट ईयर का मतलब ये होता है लाइट एक साल में कितनी दूरी चलती है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक्स में इसका डिस्टेंस क्या होगा, और कितना पैरेलैक्स, वो स्टार का नाम है अल्फा सेंटोरी। कितना पैरेलैक्स ये स्टार शो करेगा जब इसको हम देखेंगे दो अलग अलग लोकेशन, अर्थ के दो अलग अलग लोकेशन जो कि 6 महीने अपार्ट है, जब वो सन की ऑर्बिट कर रहा हो। तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 4.29 इंटू लाइट ईयर। और जैसे हम जानते हैं लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती है एक साल में। तो एक लाइट ईयर का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और एक साल स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸। एक साल में होते हैं 365 दिन, चाहे तो आप 365.25 भी कर सकते थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने 365 रखा। अब हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड। तो कुल मिला के ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4.29 जो लाइट ईयर है वो इसके बराबर है। अभी हमने एक सवाल में देखा कि एक पार्सेक जो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 होता है। तो अगर 4.29 लाइट ईयर अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ये एक पार्सेक है और ये 4.29 लाइट ईयर है, आपको इसको पार्सेक में निकालना है तो 1 पार्सेक से डिवाइड कर दीजिए इसको, राइट। तो कितना आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है ये आपका आएगा 1.32 पार्सेक, राइट। पावर भी देखिएगा, है ना, ये कैलकुलेशन जरूर आपको करनी होगी। तो इस तरीके से निकलता है। अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हम जानते हैं L इक्वल टू आर थीटा या थीटा इक्वल टू डी बाय कैपिटल डी, जहां पर अब ये जानते हैं कि ये डायमीटर है अर्थ के ऑर्बिट का, ये डी जो है डिस्टेंस है स्टार का अर्थ से, जो कि अभी हमने निकाला। हम थीटा निकालना चाहते हैं तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा आएगा करीबन 7.39 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। लेकिन एक देखिए, एक सेकंड कितने रेडियन के बराबर होता है, ये रेडियन में चेंज कर सकते हैं, 4.85 इंटू 10⁻⁻6। तो ये रेडियन कितना होगा, अगर आपको निकालना हो इसको
क्योंकि एंगल जो होता है वो डिग्री मिनट सेकंड में निकाला जाता है, और वही एंगल इतने छोटे होते हैं जब दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो ये सेकंड में ही आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको आपको तब्दील करना है किसमें, सेकंड, रेडियन को सेकंड में करना है या सेकंड को रेडियन में करना है, तो ये रिलेशन। तो आप इसको 7.39 इंटू 10⁻⁻6 को डिवाइड कर दीजिए 4.85 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका 1.52 सेकेंड्स आएगा। प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर अ नीड ऑफ साइंस। किसी भी साइंस में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप मेजरमेंट करें तो प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, अगर आप एयरक्राफ्ट की स्पीड की बात करें तो हमारे पास एक एक्यूरेट तरीका होना चाहिए कि हम कैसे पोजीशन जो उसके आसपास आ रहे हैं, और या फिर ये कहिए कि इस टाइम पे कहाँ है, इस टाइम पे कहाँ है, ये हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें। ये बेसिक मोटिवेशन था वर्ल्ड वॉर 2 में रेडार बनाने का। रेडार तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म है इसका। अलग अलग एग्जाम्पल आप सोचिएगा आज के साइंस में जहां पर प्रिसाइज मेजरमेंट लेंथ का, टाइम का, मास का हमें बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप ऐसे बता सकते हैं बहुत अच्छी बात है, साथ में एक क्वांटिटेटिव आइडिया भी दीजिए जो प्रिसीशन चाहिए किसी भी, जो जिस भी संदर्भ की आप बात करें वहां पर कितना प्रिसीशन चाहिए। तो इसमें देखिए ये तो पूरी तरीके से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आप अपनी चीजें लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। बहुत जरूरी है कि प्रिसाइज मेजरमेंट हमको चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज का, खासतौर पे साइंस में। जैसे मान लीजिए अल्ट्रा शॉर्ट लेजर पल्सेस, इसका जो टाइम इंटरवल है 10⁻⁻15 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम है। ये बहुत सारे केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस में हम यूज करते हैं ताकि टाइम इंटरवल का हम मेजर कर सकें। ऐसे ही एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हम यूज करते हैं ताकि हम इंटर एटॉमिक्स जो एटम के सेपरेशन है या इंटर प्लानर इनकी जो प्लेन्स है उनके बीच में स्पेसिंग क्या है। मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसका जो डेवलपमेंट हुआ तो हम मास और एटम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन आप इसमें अपना एग्जांपल भी जरूर दीजिएगा। अब ये तो हो गया। अब जैसे एक प्रिसाइज मेजरमेंट बहुत जरूरी है, इसके साथ एक और भी चीज जरूरी है, आप एस्टिमेट कर सके, रफ एस्टिमेट कर सके या एस्टिमेट कर सके उन क्वांटिटीज का जिसमें पुराने रूडिमेंट्री आइडियाज हैं और बड़े कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अब इसके तरीके सोचिए जिसमें आप कैसे एस्टिमेट करेंगे जो टोटल मास है, रेन जो क्लाउड है उसमें का क्या मास है, अगर मॉनसून में इंडिया के ऊपर कितना मास क्लाउड का है, ताकि आप पता कर सकें कि पानी कितना आने वाला है। मास क्या होगा एलिफेंट का, जो विंड स्पीड है, जब आप मास है इलेक्ट्रॉन का, मतलब मास जो है एलिफेंट का कितना होगा। विंड स्पीड, एक आंधी आई, स्टॉर्म आया, उसकी विंड स्पीड क्या होगी। जो आपके बाल हैं, राइट, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड्स, कितने आपके स्ट्रैंड्स हैं, मैं बताता हूँ इसको, अभी एक्सप्लेन करेंगे आपके सर पे कितने हैं, और कितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं आपके क्लासरूम। इसको कैसे रफ एस्टिमेट कैसे निकालेंगे आप इन सब चीजों का। तो आप देखिएगा कि मानसून के समय जो मीटरोलॉजिस्ट है वो रिकॉर्ड करते हैं करीबन 215 सेंटीमीटर पूरे इंडिया में रेनफॉल जो होता है, अमूमन एक एवरेज ले लेते हैं। जो हाइट है वाटर कॉलम का आपका 215 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं तो आपका 2.15 मीटर आ गया। अब कंट्री का एरिया कितना है, 3.3 इंटू 10⁻12, ये भी आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ये थोड़ा याद भी करना पड़ेगा ताकि जनरल नॉलेज में भी काम आए। 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर्स को ये एरिया है। अब वॉल्यूम कितना होता है, एरिया, किसी भी जगह का एरिया और हाइट, यानी कि आप क्या करेंगे, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास हाइट भी है, आपके पास एरिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.15 इंटू 3.3 7.09, बाकी 10⁻12 तो बना हुआ है, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब डेंसिटी कितनी है वाटर की, 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, ये तो हम घर जानते हैं। मास कितना है रेन वाटर का, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये एक ही था तो वही बना रहेगा। ये हमारे पास क्या था, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻12 और 10⁻3 जुड़ जाएगा, 10⁻3 10⁻12 जुड़ जाएगा, यानी कि आपके पास 7.0 इंटू 10⁻15 kg आ गया। तो टोटल मास कितना होगा रेन बेरिंग क्लाउड्स,
हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो रेन बियरिंग जो क्लाउड है, जिनमें पानी भरा हुआ है, जो पानी की वर्षा करेंगे, वो करीबन इतना है, ये इतना केजी है। अब अगले का डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए एक शिप है, शिप जिसका हमें बेस एरिया पता है, वो मूव कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब मान लीजिए जो डेप्थ है उस सी का, वो d1 है। अब इसने वाटर कितना डिस्प्लेस किया, बिल्कुल वही बात करेंगे, वॉल्यूम हमको बताना है, तो एरिया को आप डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया इंटू d1। एक और सवाल था, उसका ये उत्तर होगा। अब एलिफेंट की बात करें, एक एलिफेंट को आप शिप पे ले जाइए, ठीक, ये इसको बनाने का एक रीजन है। अब इसी को हम यहां यूज करते हैं। एलिफेंट को शिप पे ले जाइए और अब मेजर करिए उस शिप की डेप्थ। अब वाटर डिस्प्लेस किया गया जब एलिफेंट ऑन बोर्ड है, हाथी ऑन बोर्ड है, तो कितना हो जाएगा AD2। पहले कितने था AD1, दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ये वॉल्यूम उतना है जितना एलिफेंट ने डिस्प्लेस किया, वही तो डिफरेंस होगा, क्योंकि एक एलिफेंट ही है जो एक्स्ट्रा डाला गया। डेंसिटी पानी की अगर D है और मास एलिफेंट का क्या हो जाएगा, आप सीधा वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD2 माइनस D1, ए को बाहर ले लीजिए, D2 माइनस D1, A इंटू B, मतलब ये इसको आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, AD2 माइनस D1। ऐसे हम रफ एस्टिमेट कर सकते हैं। अब विंड स्पीड, एक आंधी आई, इसको हम एनीमोमीटर से कर सकते हैं। जैसे ये विंड चलती है, हवा, विंड तब होती है जब हवा में मूवमेंट होता है, स्पीड होती है। जैसे ही ये विंड चलेगी, ये अपना रोटेट करेगा यूं करके, और जो रोटेशन इसमें बन रहा है एनीमोमीटर में 1 सेकंड में, ये आपको बताएगा कि विंड स्पीड क्या है। अब बालों की बात करते हैं। जो हमारा एरिया है, कईयों के कम बाल होते हैं, कईयों के ज्यादा बाल होते हैं, तो एरिया जो हमारा हेड सरफेस है उसका मान लीजिए कैपिटल A है, इतना हमारे सर पे बाल है। अब स्क्रू गॉज से आपको क्या करना है, ये डायमीटर पता करना है। तो रेडियस ऑफ हेयर, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, मान लीजिए जो रेडियस आया वो आपका R आएगा। अब क्योंकि एरिया एक हेयर का हम लेंगे πr², राइट। अब टोटल नंबर ऑफ हेयर स्टैंड्स कितने हैं, स्टैंड मतलब कितने बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया को एक हेयर के से डिवाइड कर दीजिए आप। अब मान लीजिए ये जो है A/R², ये आपका आएगा कितने आपके हेयर। जिसे मैं समझाता हूं आपको, हमने किया क्या कि सबसे पहले जिस जैसे ये सर है, ये सर है, तो हमने ये एरिया नापा, है ना। फिर हमने देखा स्क्रू गॉज से कि एक हेयर का क्या आपका डायमीटर है, रेडियस हम मान लीजिए R है, एरिया एक हेयर का होगा πr²। टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया को हमने πr² से डिवाइड कर दिया, एक से, हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ हेयर स्टैंड्स। और जो आखिरी चीज थी वो उसको इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए वॉल्यूम जो है रूम का वो है कैपिटल, आपको बताना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके रूम में। तो वॉल्यूम मान लीजिए रूम का V है, 1 मोल एयर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और ये लीटर को चेंज कर दीजिए 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एक मोल में, ये भी हम जानते हैं, एक मॉलिक्यूल्स मोल में 6.0223 इंटू 10⁻23। तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है उस रूम में, तो कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे और साथ में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इन दोनों को करेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगी, साथ में V रहेगा। तो ये वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए रूम का, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आपका कुछ एक क्यूबॉइड टाइप है तो उसको निकाल लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक सन जो है ये हॉट प्लाज्मा है, यानी कि आयोनाइज्ड मैटर है। एक मैं सन की बात कर रहा हूं, जैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर 10⁷ के 10⁻7 केल्विन, आप सोच सकते हैं कितना गर्म हो गया। और जो आउटर सरफेस टेम्परेचर है, इनर कोर तो ये हो गया, यहाँ पर यहाँ की बात होगी, आउटर की बात हो गई, ये अराउंड 6000 केल्विन। अब कोई भी सब्सटेंस इतने हाई टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड में नहीं रह सकता, गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। अब आपको ये बताना है कि क्या रेंज है, व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट
दी मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी, सन की मास डेंसिटी क्या है, उसकी रेंज क्या होगी, और इसकी रेंज डेंसिटी बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के टर्म्स में। आपको गैस करना है क्या आपने करेक्ट किया। आपके पास डेटा ये है, मास सन का आपको 2.0 इंटू 10 की पावर 30 दिया हुआ है, और रेडियस आपको 7.0 इंटू 10 की पावर 8 दिया हुआ है। तो इसको पहले इसको सन को इस तरीके से मान लिया। मास आपको दिया हुआ है, वो मास डायरेक्ट लिख लीजिए, रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस डायरेक्ट लिख लीजिए, रेडियस आपको दिया हुआ है, ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी आ रहा है। अब आपके पास क्योंकि हम इसको एक गोला मानते हैं, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब होगा। आर आपको दिया गया है 4/3 पाई आर क्यूब में रख दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। इसको जरा सॉल्व करिएगा, आपके पास इतना मीटर क्यूब आएगा। डेंसिटी क्या होगी, मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास आपको पता है, वॉल्यूम अभी आपने निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए 1.4 इंटू करीबन इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर, जो भी इसका आपका आएगा मीटर क्यूब आपका आ जाएगा। तो जो डेंसिटी है सन की, ये डेंसिटी है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान, रेंज, इसका जो रेंज है। ये जो हाई डेंसिटी है ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो अंदर की लेयर्स हैं ये जबरदस्त ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दे रही है बाहर के लेयर को। When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, जुपिटर काफी दूर है, इतना करीबन मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। उसका एंगुलर डायमीटर है इतना 35.72 सेकेंड्स ऑफ आर्क। थीटा दिया है बेसिकली, थीटा भी दिया हुआ है आपको, कैपिटल डी भी दिया हुआ है, ये थीटा हो गया, ये कैपिटल डी दिया हुआ है। आपको डायमीटर निकालना है जुपिटर का, तो इससे रेडियस निकल के आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये, अब इसको मिलियन किलोमीटर में करना है तो 1 मिलियन होता है 10 की घात 6 किलोमीटर लिख दीजिए। मीटर में चेंज करना है तो 10 की घात 3 और जोड़ दीजिए, मतलब क्योंकि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, 10 की घात 3 और जोड़ दीजिए। एंगुलर डायमीटर क्या हुआ 35.72, इसको रेडियन में चेंज करना है तो 4.874 इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेडियन में आ जाएगा। इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमको इसको रेडियन में चाहिए और मीटर में चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये मीटर है रेडियन। डी बाई डी कर दीजिए, थीटा इज डी बाई डी, और आपको निकालना है ये डिस्टेंस, तो थीटा इंटू डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, थीटा और कैपिटल डी आपके पास है ही, इन सबको मल्टीप्लाई करिए, करीबन इतना आएगा मीटर में, किलोमीटर में रख दीजिए इसको, 1.435 इंटू 10 की पावर 5। तो ये सवाल जवाब हुए आपके यूनिट और मेजरमेंट के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।